अगर आप ये कह रहे हो कि नचनिया गवनिया, कल तक आप कह रहे हो कि मिथिला का बेटा या मिथिला का बेटी, गर्व हो तुम, ये हो वो हो, आज कह रहे हो कि नचनिया गवनिया ऑर्केस्ट्रा वाला, तो ये शब्द नहीं होना चाहिए क्योंकि हम भी आप ही के हैं। आप जब डीडी नेशनल में गए थे वहाँ पे उस कार्यक्रम में, तो मैथिली कलाकार लोगों का सहयोग मिला था आपको? मैंने पहले ही कहा कि अगर ये लोग नहीं भी करते मुझे सपोर्ट, तो ना इनको कोई फर्क पड़ता ना मुझे कोई फर्क पड़ता। मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो ये चीज़ कहते हैं कि पैरोडी हमारे खून में है, हमारे दादा परदादा से मिला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो इससे अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं। वो आए और इतने भद्दे तरीके से मुझे उन्होंने स्टेज पे उतारा। अच्छा, मैं चाहता हूँ पहला मंच और पहली हाँ, पहली बार काल रात्रि की पूजा हो रही है मैया की और मैं स्टेज के पीछे रो रहा हूँ बैठकर। अगर मेरा सपना था कि मैं म्यूजिक करूँ और आपके मनोबल तोड़ने पे मैंने म्यूजिक छोड़ दिया, एक तरह से आपने एक आर्टिस्ट का हत्या ही कर दिया ना। बहुत लोगों को इस तरह से पता होता है कि बिहार का मतलब भोजपुरी नहीं, कि भाई वो गमछा ले लो और गा दो कोई भोजपुरी सा गाना या लॉलीपॉप गा दो। अवध नगरिया से चल ले बरियतिया हे सोहावन लागे, हे सोहावन लागे, जनक नगरिया भेलै शोर, हे सोहावन लागे। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जब दुखी होता है तो गाना ही बनता है नहीं, वो अपनी चीजों को। और बिहार में लोग जब दुखी होते हैं तो यूपीएससी करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मिलता जुलता स्लोगन था। सभी आर्टिस्ट को एक इंतजार रहता है, आई होप कि आप समझ पाओ कि कोई ऐसा एक गाना आए जो मेरी लाइफ को चेंज कर दे। अगर मैं कॉन्सर्ट के लिए सोच रहा हूँ तो मैं धोती पहन के भी गाया डीडी नेशनल पे, आप उस चीजों को भी आप अप्रिशिएट किए। अगर मैं 6 पॉकेट का जींस पहन के गा रहा हूँ उसको भी आप अप्रिशिएट करोगे, अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो मुझे। अगर मुझे पैरोडी गाना होता तो मुझे लगता अब तक मैं 100 गाने गा चुका होता और मैं पॉपुलर भी बहुत ज्यादा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सोशल स्कोप में। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ निखिल महादेव झा का। निखिल महादेव झा मिथिला से आते हैं और उन्होंने एक देहात से, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और देहात से होने के बावजूद इन्होंने मिथिला से डीडी नेशनल तक का सफ़र तय किया है। इन्होंने डीडी नेशनल चैनल पे एक कार्यक्रम आ रहा था, सुरों का एक क्लब, जिसमें इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। जहाँ तक ईश्वर ले गए उनको वहाँ तक गए। और इनके अगर आवाज़ की मैं बात करूँ तो इनके आवाज़ में साक्षात सरस्वती का वास है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो इनके सोशल मीडिया के माध्यम से आप इनके गीत संगीत को सुन सकते हैं। आज मैं इनकी यात्रा और इनके स्ट्रगल और ये आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे। निखिल जी, स्वागत है आपका हमारा इस पॉडकास्ट में। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और द सोशल स्कोप के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आर्टिस्ट, स्कॉलर, हर तरह के लोग जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए एक ये जो मंच आपने तैयार किया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है जो अपने मिथिला को रिप्रेजेंट करने का जो मेरा हमेशा से सपना रहा है अपने संगीत के ज़रिए, तो उसमें ये भी एक कंट्रीब्यूशन है कि मैं यहाँ पे आया और अपनी बातें कुछ अभी रखने वाला हूँ, या फिर मुझे आपने वो मंच दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा निखिल, मैं सबसे पहले आपसे जो चर्चा शुरू करूँगा उसमें सबसे पहले जो निखिल एक मिथिला क्षेत्र से, एक देहात से आने वाला, लोअर मिडिल क्लास से आने वाला व्यक्ति, उन्होंने कैसे डीडी नेशनल का सफ़र तय किया? बस वही संगीत का जुनून। और जब हम वैसे भी आप देखते हैं कि एक मध्यम वर्गीय, एक लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, मुझे लगता है कि अगर वो उनके पास एक अगर पैशन होता है उनमें, तो सिर्फ उनके पास एक पैशन ही है जो उनको हिम्मत देता है, चाहे वो दुख में हो, चाहे, जैसा कि मैं अपनी बात बताऊं तो म्यूजिक मेरे लिए हमेशा से एक रेस्क्यूअर का काम किया। चूंकि मैं ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन आपने जो पूछा तो मुझे लगता है कि ये मंच एक सही जगह है जहाँ पे मैं अपनी बातों को बता सकता हूँ कुछ, और यहाँ पे सब लोग मुझे सुनेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे।
तो म्यूजिक शुरू से ही था। संघर्ष के दिन तो मतलब एक वैसे तो पूरा जीवन ही संघर्ष है एक व्यक्ति के लिए, लेकिन संगीत ने जिस तरह से मुझे हमेशा रेस्क्यू किया, हर दुखों में मुझे साथ दिया, तो बस चलता गया, एक एक चीज़ों से एक एक कड़ी जुड़ती गई और आज डीडी नेशनल पे मुझे मौका मिला टॉप 8 फाइनलिस्ट होने का, अपने मिथिला को रिप्रेजेंट करने का, अपने संगीत को वहाँ पे रखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही मन में संतोष है और आगे के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं चाहता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो और मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। बस बचपन में कभी आपने सोचा था कि डीडी नेशनल तक हम जाएंगे और लोग हमें टीवी पे देखेंगे? बचपन से मैं देखता रहा था, जो कि टीवी पे जो जितने भी रियलिटी शोज आते रहते हैं सब देखता था, और सच बताऊं आपको तो वहाँ तक सही में नहीं सोचा था। बस जैसे हमारे लोअर मिडिल क्लास में होता है कि हम पढ़ाई करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, चाहे वो ये चीज़ है एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम गरीब परिवार से भी हैं तो हमारे माता पिता के मन में ये ज़रूर होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या कुछ अच्छे पद पे जाए, लेकिन म्यूजिक के लिए कहीं पे कोई स्थान ना के बराबर होता है। अच्छा। इस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा से मुझे मेरे संगीत को सपोर्ट किए। लेकिन जो आसपास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो कुल मिला के अगर मैं जनरली देखूं तो ये एक माहौल नहीं होता है म्यूजिक का। तो वो हमारे लिए एक सपने जैसा, मतलब वो ना पूरा होने वाला ही सपने जैसा था। लेकिन जब खुद को उस मंच पे गया, इतने सारे कैमरे के सामने देखा और परफॉर्म कर रहा हूँ, हिंदी गीत कर रहा हूँ, हर तरह के गीत, पंजाबी गाना मैंने गाया वहाँ पे मैंने अवधी, हिंदी, उसके बाद फिर जब मुझे मौका मिला तो अपनी माँ मैथिली के लिए भी मैंने कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं ज़रूर गाऊंगा, और मैं कामयाब भी हुआ। मैया की कृपा हुई, जानकी माता की कि मुझे वो अवसर मिला और वो चीज़ हो पाया। आप अन्य भाषाओं में भी गाते हैं? बिल्कुल। जैसे हमने देखा पंजाबी में, हिंदी में, जी। और मैथिली में मुख्य रूप से प्राथमिकता मैथिली को आई थिंक मुझे लग रहा है, जहाँ तक आप। हाँ, क्योंकि मेरी माँ है मैथिली, तो मैं प्रधान। तो मिथिला ने आपको आपके गायकी को किस तरह से आकार दिया है? बिल्कुल, देखिए, जब बात माँ की आती है, बहुत सारे हमारे घर में हमारे चाचा चाची पिता सबका एक अलग अलग स्थान है, लेकिन एक माँ के लिए, चूंकि मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैथिली को मैं उसी तरह से देख रहा हूँ कि मैथिली मेरी माँ है। और ये भी बात सत्य है कि जिस तरह से मेरे संगीत को, जो मेरे जीवन में जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, जहाँ से मुझे लगा कि मेरी मेहनत जो है वो, मैं मतलब सही दिशा में जा रहा हूँ, वो शुरुआत चूंकि फेसबुक से हुआ। मैं वहाँ पे मैथिली गाने डाल रहा था, हिंदी भी भेज रहा था लोगों को धीरे धीरे। फिर उसके बाद जब कुछ गीत, जैसे कि जहाँ तक मैं बात करूँ कि शुरुआत जहाँ से लोगों ने मुझे जाना, ब्राह्मण बाबू, जो हम लोगों ने गिटार पे गाया था एक कैफे में, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, हमारे प्यारे छोटे भाई नवीन जी थे जो गिटार बजा रहे थे हमारे साथ, और मैंने गाया उसको, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया। वहां से मुझे अपने मैथिली के लिए, मतलब प्रेम तो पहले ही था, लेकिन एक नहीं होता है कि जब बच्चे को प्यार मिलता है घर में, जब घर में उसको दुत्कारा जाएगा तो उस बच्चे को दुख होगा, लेकिन अगर उसको प्यार मिलेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं। तो वो एक स्नेह जो मतलब मुझे पहले से था, लेकिन मुझे जब स्नेह मिला मैथिलों के द्वारा, मिथिलावासी के द्वारा, माँ मिथिला के द्वारा, तो वो दिन ब दिन वो प्रेम उनकी तरफ से भी बढ़ता गया और मेरे मन में भी वो प्रेम बढ़ता गया। तो बस मेरे लिए, मैं क्या बताऊं, मिथिला से ही मैं हूं, और माँ मिथिला हम सबकी जननी है। तो वो एक इमोशन का विषय है, वो एक भावनात्मक विषय है जो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता आपको कि कितना ज्यादा योगदान है मिथिला का मेरे संगीत में। आपके संघर्ष के दिन कैसे रहे? आपने स्ट्रगल तो काफी किया होगा। नॉर्मली मैं आपको उन चीज़ों में नहीं ले जाऊंगा कि जैसे कि सबकी कहानी होती है, तो मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है कि मैं वो बताऊं वही घिसा पिटा, जो एक रियल चीज़ें मैं अगर बताऊं तो हर इंसान के लाइफ में अलग अलग एक बैटल फील्ड होता है। अगर मैं पर्सनली स्ट्रगल की बात करूं तो मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी हमारे मिथिला में या फिर पूरे भारत में हर तरह के
सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई मतलब मेरे से भी दयनीय हालत में, जिस हालत में मैं था, उससे भी बुरे हालत में लोग हैं। लोग रोड पे हैं, नहीं किसी को खाना नहीं मिल रहा अच्छे से। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं रोटी के स्ट्रगल की बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं अगर म्यूजिकल स्ट्रगल की बात यहाँ पे खुल के करूं, जो मुझे बताना चाहिए, तो इट वाज वेरी टफ, बहुत ही ज्यादा टफ था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि म्यूजिक हमारे माइंड, मतलब अगर हमारे माइंड में आता भी है तो हमारे माता पिता के माइंड में या फिर रिश्तेदारों के दिमाग से ही वो बाहर की चीज है। म्यूजिक को आप करियर के रूप में देख ही नहीं सकते, ऐसा माना जाता है। और ये मुझे लगता है कि मिथिला ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की समस्या है ये। अब ठीक हो रही है चीजें, जैसे बंगाल में म्यूजिक घर घर में हो रहा है, एक परंपरा है उनकी। तो वैसे मेरी भावना आप समझ रहे होंगे कि मतलब एक करियर के रूप में बहुत ही ज्यादा एक रिस्की भी हो जाता है। माता पिता या फिर रिश्तेदार भी शायद कहीं हद तक अपनी जगह पे सही भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब एक बच्चा ठान लेता है तो हमें लगता है कि उसे आप थोड़ा सा पुश करना चाहिए। तो उस लिहाज से आज भी परसेप्शन बना हुआ है कि म्यूजिक को आप अपने करियर के रूप में नहीं देख सकते। हाँ, नहीं, बिल्कुल ये चीज सही है। और लेकिन उस समय में भी मेरे माता पिता का मेरे संगीत को लेके साथ था। और शायद उनकी मतलब व्यवस्था भी थी, और उनका कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। व्यवस्था इस सेंस में कि मैं उनका बेटा हूं, और मुझे जब वो देख रहे हैं कि इस बच्चे को कॉन्फिडेंस है इस चीज पे, तो इसको करने देते हैं यार, क्या दिक्कत है, कम से कम ये खुश तो रहे। तो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस चीज को समझा। और मेरी माँ खुद गाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी माँ खुद जब हमारे आसपास में कुछ होता है, जो पावन तिहार हम सब मिथिला में कहे छे, मैथिली में हम सब, वहां पे वो गाती है। मेरे पापा भी गाते रहते हैं। तो वो थोड़ा, लेकिन हाँ, करियर को लेके मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 1% भी अगर मैंने लाइफ में अभी तक प्रूव किया होगा म्यूजिक में, तो अगर मैंने वो नहीं किया होता प्रूव अब तक, तो शायद वो भी, उनका भी विश्वास डगमगा जाता, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैंने रिजल्ट देना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, तो उनको आया। लेकिन वो चीजें हैं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे रिश्तेदार जो मुझे पढ़ाई के लिए बोलते थे कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, म्यूजिक के नाम पे किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। या मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, मेरा बचपन मामा गांव से बीता। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे मामा जी का, स्पेशली मेरे बड़े मामा जी का और मेरी बड़ी मामी जी का, जिन्होंने मुझे बहुत हद तक मेरे स्टडी को, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया। और मैं उनके इसके लिए हमेशा, मैं धन्यवाद शब्द मेरे लिए छोटा पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक म्यूज़िक की बात आती है, टू बी ऑनेस्ट, सभी लोग उदासीन थे उस मामले में। किसी ने मुझे म्यूजिकली सपोर्ट नहीं करा, और उस समय मैं बहुत टूटा। मैं वहाँ पे जाता था, अपने मामा गांव मेरा करमौली है, वहाँ पे मैं दुर्गा मंदिर के पास में एक कचहरी होता है, अभी भी होगा, वहाँ पे मैं बैठ के रियाज करता था, प्रैक्टिस करता था। कई लोग, क्योंकि आजादी तो नानी गांव में, मतलब मामा गांव में आजादी मिलता है लोगों को, हाँ, मामा गांव में मतलब आजादी है कि घर में नहीं थी आजादी, एकदम नॉन म्यूजिकल माहौल है मेरे मामा गांव। अच्छा, स्पेशली मेरे मामा जी के घर में। ये मतलब म्यूजिक को वो लोग वही चीज मानते हैं, समझ रहे हो आप, मतलब वो एक महत्व नहीं है। हाँ, हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं चुरा के छुपा के मैं प्रैक्टिस करता था वहां पे। कभी मैं कहीं पे भी खेत में गया, वहीं पे कर रहा हूँ प्रैक्टिस। वो एक पागलपन था शुरू से। बहुत लोग उनको बोलते थे कि अरे ठान लिया था, हाँ, अरे ये पढ़ता था और भागिन की, मतलब बस यह सब करता, गवैये बनता। और आजकल देखते हैं ना आप, म्यूजिक बहुत जगह आपने सुना होगा, नचनिया गवनिया। ये लोगों का बहुत ही आसानी से एक रवैया बन गया है बोलने का किसी आर्टिस्ट को, कि वो भी माँ शारदे के ही का ही आशीर्वाद है। वो भी एक पढ़ाई है। हम जब रियाज करते हैं तो उसमें भी वो एक प्रोसेस है, वो एक पढ़ाई है। तो जैसे वो होता है ना परसेप्शन, नचनिया गवनिया, जो आसानी से लोग बोल देते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पे भी सुनते होंगे बहुत लोगों को बोलते हुए, बात में हाँ सिंगर्स को बोल देते हैं नचनिया गवनिया है। लेकिन उनको नहीं पता होता कि कितना स्ट्रगल है, कितना स्ट्रगल, या फिर वो भी एक पढ़ाई है ना। अगर मान के चलिए, अगर मैं बोल दूं, खैर मैं ये चीज नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ। जैसे एक इंजीनियर बनता है, वैसे ही मुझे लगता है कि आर्ट या फिर किसी की कंपेयर ही नहीं होना चाहिए। वो तो है ही। अब अगर कोई भी चीज है, आर्ट कोई भी है, तो उसमें आपको वही ना, अगर मैं मान के चलिए बोल दूं उसको कि मतलब ये चीजें भी गलत है, अगर कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अगर कोई एज अ आर्टिस्ट मुझे बोलेगा कि नचनिया गवनिया, तो मैं किसी डॉक्टर को भी कह सकता हूँ।
उस हिसाब से कह रहे डॉक्टर वाह या फिर इंजीनियर या कुछ भी कह सकता हूँ मैं। मतलब कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ या कोई भी आर्टिस्ट कह सकता है। वो भी एक आर्ट फॉर्म है, वो भी एक चीजें हैं, उनका भी अपना एक स्ट्रगल है, उनका भी मेहनत है। हर फील्ड में मेहनत है। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेज पे जाके हम खुद ही गा देते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती है। 1 घंटा गाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक जो सच्चा आर्टिस्ट होता है, मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों की एक योजना होती है किस तरह के गाने रखने हैं जो मर्यादित हो, हर तरह से जो खुश हो। तो मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ। तो उस तरह की चीजें चल रही थी वहां पे। तो मैं फिर उस सब से बहुत ही मैं परेशान हुआ। तो ये तो पग पग पे मिला। लेकिन मैं 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे जिन्होंने मुझे उस समय में, अगर आप इफ यू डोंट माइंड मैं उनका नाम नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक मेरे ही गांव में मेरा 2 मित्र थे, मुकुल जी थे, शिवेश जी थे, पुष्कर जी थे, जो कि मैं उनको मामा मामा बोलता हूँ। पुष्कर जी बहुत अच्छे हैं। तो वो 3-4 लोग जो थे हमारे मामा गांव में, मैं वहां पे सुनाता था उनको। एक लक्ष्मी भैया थे, तो मैं जब शाम को मैं रियाज करता था तो उन लोगों को सुनाता था। 3-4 मतलब मेरा सच बताऊं ना आपको, ये बहुत ही जरूरी बात है बताना कि वो जो 5-6 लोग थे, एक वीरेंद्र भैया करके हैं वहां पे, एक लक्ष्मी भैया है, पुष्कर जी हैं, उन सबको मैं सुनाता था कि मैंने आज ये रियाज किया, आप लोग थोड़ा सुनो। तो वो लोग मुझे वो करते थे, अरे बहुत अच्छा गा रहा है महादेव। हाँ, मेरे मामा गांव में सब मुझे महादेव ही बोलते हैं, निखिल नाम से बहुत कम लोग मानते हैं। मैंने आपको बोला ना कि निखिल और महादेव, ये जो नाम जुड़ा है भोलेनाथ को, तो मैं सेवक हूँ। मैं मतलब जो भी जैसा छोटा मोटा सेवक हूँ उनका, मुझे बहुत आस्था है। लेकिन ये नाम जो है ना, मुझे महादेव नाम, वो मेरे आदरणीय मामा गांव से ही मिला, करमौली से, ननिहाल से ही मिला है। अच्छा। और निखिल मेरे गांव का नाम, पैतृक से। हाँ, तो बोलते थे अरे महादेव बहुत अच्छा है, तुम किसी का बात मत सुनो, गाओ अच्छे से गाओ, एकदम गाते। ठीक है। फिर मैं पूछता था भैया कैसा प्रोसेस है। जबकि मतलब वो लोग म्यूजिकली नॉन म्यूजिकल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग म्यूजिक के बहुत ही पसंदीदा लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको सुर की नॉलेज होगी या कुछ भी। लेकिन वो एज अ ब्रदर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ मोटिवेटर हमें बताते थे कि हाँ ठीक है बच्चा। उस समय में तो वही मोटिवेशन था ना मेरे लिए। अगर एक बच्चे को जहाँ पे 10 लोग कह रहे हैं कि भाई उदित नारायण बन जाएगा क्या, सॉरी उदित नारायण सर, मतलब वो बहुत बड़े हैं तो उन्हीं को लोग उपमा दी जाती है कि अरे उदित नारायण जी बन जाएंगे, ये कुमार सानू बनेगा। ये उसी में से अगर 2-4 लोग ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम करोगे, कोशिश करो, तुम अच्छा कर रहे हो, तो वो मतलब एक नहीं होता कि जब राह आसान नहीं होता, उसमें से कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, अच्छे लोग आ जाते हैं, भगवान भेज देते हैं जो आपको मोटिवेट देता रहे, बीज बोता रहे कि नहीं तुम कर सकते हो, पिंच करता रहे आपको, हाँ, कि आप सफलता कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें थी। कभी अब जब स्ट्रगल लाइफ थी आपके, तो गाते गाते कभी ऐसा लगा कि अब मैं टूट चुका हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा? कोई ऐसा इंसिडेंट भी हुआ हो आपके साथ जो? देखिए मैं आपको सच बताऊं तो जैसे अभी मैंने अपने मामा गांव का भी जिक्र किया, जहाँ पे 4-5 लोग ऐसे थे जो मुझे मोटिवेट किए, तो मुझे ये भी चीज बोलना पड़ेगा कि मेरी लाइफ का सबसे जो दर्द भरा दिन था वो भी वहीं पे हुआ था। अच्छा। हाँ, जो मैं लाइफ में, मुझे लगता है कि अभी तक में मैंने इतने बुरे फेज नहीं देखे हैं, म्यूजिकली मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे पर्सनली मुश्किलों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली आप भी किसी न किसी दौर से गुजरे होंगे, मैं भी सब लोग गुजरते हैं। तो पर्सनल स्ट्रगल, रोटी के स्ट्रगल, खाने के स्ट्रगल, इस सब पे नहीं बात करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, टू बी एक स्वाभिमानी आदमी की तरह, क्योंकि सब संघर्ष कर रहा है। हाँ, लेकिन इस म्यूजिक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे मामा गांव में ही सप्तमी का दिन था। तो वो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। वहां पे मैं बहुत ही खुशी से गया था, फर्स्ट टाइम मेरा स्टेज पे जाना था। उससे पहले मैं कीर्तनों में गाता था वहीं पे। अच्छा। हाँ, पहला मंच था आपका ये? हाँ, ये पहली बार मैंने हिम्मत करी थी कि मैं स्टेज पे जाऊं, ये फर्स्ट टाइम था। उससे पहले मैं गाता था गांव के ही, हमारे बड़े भैया गुंजन भैया, चंदन भैया हैं वहाँ पे, स्पेशली गुंजन भैया जो हमें मोटिवेट करते थे स्टार्टिंग में, और उनसे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली थी, मुझे टू बी ऑनेस्ट। तो मैं कीर्तन में बैठता था, मुझे कभी कभी 1-2 गाने मिलते थे गाने के लिए, मैं उसी में खुश था, मजा आता था मुझे, मैं गा रहा हूँ। मैं मतलब ऐसा जुनूनी बच्चा था, पागलपन था मुझे कि मुझे गाना है। मैं कीर्तन के गानों को भी मैं ऐसे गाता था जैसे मैं लाइव कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, आप ये समझ सकते हो। एक होता है ना जो ये पैशन वाला चीज, कि किसी ने माइक पकड़ा दिया, मैं उसको भगवान समझता था, अरे आपने मुझे मौका दे दिया। इस तरह का वो प्यार था, प्यार है मुझे अभी भी। तो मैं आपको बताऊं, बड़ा ही ये भावुक पल था कि मैं गया वहां पे गाने के लिए,
तो वही वही भैया थे, एक भैया ने मुझे चढ़ाया, चंदन भैया थे, उन्होंने बोला मुझे गाने के लिए गाओ तुम। तो मैं गया वहां पे, मैं पूरा तैयार होके गया, मैं गाने के लिए स्टार्ट किया, मैंने आधा गाया, वहां से 2 लड़के आए जो वहीं पे उसी गांव के थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बेकार में वो फेमस हो जाएंगे। वो आए और इतने भद्दे तरीके से मुझे उन्होंने स्टेज पे उतारा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पहला मंच और पहली बार। हाँ, पहली बार इतने भद्दे तरीके से उन्होंने मुझे कहा कि अबे उतर उतर, गायक बनेगा, ये क्या बनेगा, ये इस तरह से चीजें। मतलब वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं गाना खत्म करके उतरूंगा। मुझे लगता है कि गाना का शायद एक अंतरा बचा ही हुआ था। आप समझ सकते हो कि पूरा दर्शक भरा हुआ है, और उस समय किसी ने मुझे इस तरह से कहा। मैं स्टेज से उतरा और उसके बाद फिर शो चलने लगे। द शो मस्ट गो ऑन, शायद मेरी अंग्रेजी कमजोर है, शो चलता रहना चाहिए ना। तो मैं नीचे आया, और कभी कभी वैसे ठीक है, मैं स्टेज के पीछे बैठ के, सब लोग शो देख रहे हैं, उसमें से 1-2 लोग आए मुझे, मैं बोलना चाहूंगा ढांढस बनाने आए कि कोई बात नहीं बेटा, ये लोग क्या करेंगे, इस तरह से। तो स्टेज के पीछे मैं लगभग 2:30 बजे रात तक, इधर निशा पूजा, कालरात्रि की पूजा हो रही है मैया की, और मैं स्टेज के पीछे रो रहा हूं बैठ के। और मैं इतना रोया कि मतलब क्या मैं बताऊं आपको। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि मैं रो जरूर रहा हूं, लेकिन वहां पे जो वो मैया है जिनकी पूजा हो रही है, मैं ननिहाल की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी तकदीर वहां पे अब लिखी जा रही है मेरा आंसू देख के। वही था कि बेटा तू इतनी गंदी तरीके से कभी लाइफ में मैं तुझे रोने नहीं दूंगी। मुझे ऐसा हो रहा था, और अभी तक उस दिन के बाद ऐसा हुआ कि सही में ऐसा फेज नहीं आया कभी मेरे म्यूजिक में। तो वो जो चीज था ना, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी माँ सुन रही है मुझे, दुर्गा माँ, और वो कह रही है, वो मुझे देख रही है बस, वो भी शांत है। तो वो मेरे लाइफ का सबसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी, अगर आपके गांव में कोई बच्चा हो जिसको गाने का मन हो, या किसी आर्ट को, किसी भी बच्चे को हो सके तो प्लीज सपोर्ट करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। कभी भी ये पाप ना करें कि किसी को इस तरह से तोड़ें जिस तरह से मैं टूटा था उस दिन। तो प्लीज ये पाप ना लें, नहीं तो इस तरह की जो पाप है ना, वो आप कहीं नहीं रख पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं जिस तरह से मैं सोच रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपमान नहीं करना। हाँ, वो कि अगर मुझे उस दिन वो मिलता ना, वो मुझे सम्मान अगर मिलता ना वहां पे, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कहीं वही अपमान तो नहीं आपको आगे ले गया? मुझे लगता है कि ये चीजें इसीलिए हुई होगी कि मैया ने कहा। उसके बाद में और लोगों को क्या लगा कि ये ना करे ऐसा कुछ। उसके बाद देखिए मेरा पागलपन कि मैंने और 2 घंटा रियाज शुरू कर दिया। मैंने और 2 घंटा रियाज स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जो मेरे ननिहाल के लोग थे, उन्होंने भी इस बात से, मैंने आपको पहले बोला कि म्यूजिकली उन लोगों ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं करा। तो वो लोग भी, मतलब मेरा तो कोई नहीं था ना वहां पे, फिर मैं अकेले था। अब मैं अपने माँ को बोलूं कि तुम्हारे माँ तो सामने थी। हाँ, मतलब मैं अपनी जन्मदाता माँ को थोड़ी बोलूंगा कि तुम्हारे नैहर के लोगों ने मुझे मन से उतारा, उनसे लड़ो तुम। नहीं, लड़ने के लिए तो किसी को नहीं कहा जाता, लेकिन एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पिता का गांव होता वहां पे, तो एटलीस्ट मेरे पिता या फिर मेरे दोस्त जो मेरे सहपाठी, वो इतना जरूर बोलते कि भाई तूने ये क्यों किया इसके साथ। मेरे साथ वहां पे वो भी नहीं था सीन। तो आज जब मुझे ये मंच मिला है बोलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने दिल की बातें कुछ बतानी चाहिए आपको, जो मैंने कहीं नहीं बताई। ये सब, दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव। लाइफ में मैं बहुत बड़े मंच पे भी जाऊं, किसी भी पॉडकास्ट में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, मुझे लगता है कि ये चीजों को, शायद मेरे इस भावनाओं को आप भी सम्मान दोगे कि सबसे पहले निखिल ने ये बात मेरे सामने शेयर किया था। इस चीज का मुझे भी संतोष रहेगा, और आपको भी शायद, अगर मैं अच्छा करूंगा तो आपको भी प्राउड होगा इस बात का। जब मैंने आपसे ये सवाल किया था, हाँ, और ये चीज मैंने रखी थी आपने, तो जो एक रात आप 2 घंटे रोए क्या? हाँ, और ये लाइफ में मैंने किसी से नहीं शेयर की। वैसे मैंने बहुत कम इंटरव्यूज दिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोग कोशिश करते रहते हैं, अपने गाने में बिजी रहे, कुछ करते रहे, कभी कोई कंपटीशन, कभी कोई ऑडिशन, इस समय रहते हैं, कभी शो हो जाता है। लेकिन ये चीजें
कि आप शायद आप इस बात को फील कर पाए कि आपको नहीं लगता है कि मनोबल अगर ना बढ़ा पाओ तो इस तरह से किसी को नहीं, क्योंकि मैं तो वहां से संभल गया। मेरा यही रहता है कि अगर आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अपमान में मत कीजिए आप। सही बात। इस तरह से जो टूट जाए व्यक्ति। और हो सकता है सर कि मेरा वो ऐसा पैशन ही था कि मुझे वो फर्क नहीं कि किसका मेंटलिटी कैसा है, कि कौन किस दौर से गुजर रहा है, आपकी कौन सी बात किसको कितना दिल पे लग जाएगा। एटलीस्ट वो चलिए ठीक है, अगर वो इंसान म्यूजिक ही छोड़ देता फिर क्या, वो भी तो सुसाइड की तरह हुआ उसके लिए। अगर मेरा सपना था कि मैं म्यूजिक करूं और आपके मनोबल तोड़ने पे मैंने म्यूजिक छोड़ दिया, एक तरह से आपने एक आर्टिस्ट का हत्या ही कर दिया ना। वो भी तो सुसाइड हुआ ना। सुसाइड का मतलब ये थोड़ा कि मैंने अपने देह को खत्म कर दिया। सुसाइड तो ये भी हुआ जो अपने पैशन को छोड़ दिया। कि अगर एक फोटोग्राफर है, अगर एक सिंगर है, अगर एक डांसर है, सबका अपना अपना पैशन है, किसी को पेंटिंग करने की, अगर आपके मनोबल तोड़ने से या मेरे मनोबल तोड़ने से उसने वो चीज छोड़ दी, वो इतना टूट गया उस चीज से। मैं इंडिविजुअली एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की भी बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे अब चीजें ठीक हो रही है और मैं कोशिश करता हूँ सर, मैं यहाँ पे मैं ये नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं जिसके लिए कुछ भी करता हूँ मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ कभी भी लाइफ में, ना मैं लूंगा कि मैंने इस इंसान के लिए ये लोगों को मैंने ये किया, लेकिन मेरे लिए जिन्होंने जो किया मैं उनका नाम लेता हूँ। मेरा होता है कि मैं जब किसी के लिए कुछ भी करूँ लाइफ में आगे, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो कुछ किसी मैथिली में कहे कोनो जोगरक छिए नहीं कर कि, लेकिन आगो अगर हमरा भगवान वही लायक बनेता तो हमारी कोशिश यह रहत कम से कम, अब मैं आर्टिस्ट हूं तो मैं रोड तो नहीं बनवा दूंगा, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में हूं अगर कोई नया लड़का होगा, कोई नया आर्टिस्ट होगा जो जिसे लगेगा कि मुझे निखिल भाई की सपोर्ट की जरूरत है, या फिर लगेगा कि मुझे वो चीज, आप आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी भावना, समझ रहे, तो मैं उस फील को समझूंगा कि मुझे तो कोई नहीं था करने वाला, लेकिन आप दूसरे मेरा कोशिश रहेगा। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि डीडी नेशनल का सफर रहा है, इसमें कैसा अनुभव रहा आपका? जो डीडी नेशनल जो कि सुरों की क्लब जो शो था, दिल्ली ऑडिशन ही मैंने दिया था एक्चुअली। मैं उसमें भी आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो उसका शुरुआत जो था हमारा, वो वहां से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होता है ऑडिशन, जो कि मुझे लगा कि मैं लेट हो रहा हूँ, 2,500-3 हज़ार लोगों की भीड़ थी। तो जैसे कि हमारा टीम है द शंकरा लाइव म्यूजिक एंड शी इज माई फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी सोनी जी, जिन्हें आप लोग देखते हैं, हम लोग आते हैं साथ में, हम लोग एक ही टीम के मेंबर हैं द शंकरा लाइव म्यूजिक का। तो उन्होंने मेरे को बताया था टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ, और मैं ऑडिशन देने के भी मूड में नहीं था, मुझे लगा था मैं क्या गाऊंगा, लेकिन जैसे उस ऑडिशन में भी एक मित्र के तौर पे उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था कि नहीं तुम्हें देना चाहिए, तुम इतने दिन से, चूंकि मैं 1-1.5 महीने से उस ऑडिशन के लिए एक्साइटेड था और आने वाले समय में मेरा गला भी खराब था और मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा था। तो सोनी ने भी मुझे बताया, समझाया कि तुम 1-1.5 महीने से वो चीज़ सोच रहे थे कि मुझे ऑडिशन देना है, अभी तुम पहुंचो वहां पे। तो मैं सर दिन के 12-1 बजे कैसे करके वहां पे पहुंचा। तो मैं बोलना चाहूंगा ऑडिशन गेट तक पहुंचाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू सोनी जी, आपका भी मैं दिल से यहाँ पे इस मंच पे देखिए, जो दिल से जो चीजें जो क्रेडिट होती है ना, हम ना भी दें तो वो हमारे आत्मा को पता है। तो अभी जैसे आपने डीडी नेशनल की बात की, तो उस सफर के शुरुआत की भी हमें वो चीज बतानी पड़ेगी ना। तो मैंने ऑडिशन दिया, पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड क्लियर हुआ, फिर मैं वहां से मुंबई गया, वहां पे भी 2 राउंड होता है, 5 राउंड क्लियर करके, कई लोगों को नहीं पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ, जो आर्टिस्ट हमें देख रहे हैं कि टीवी राउंड से पहले 4-5 राउंड होते हैं जो आपके ग्राउंड ऑडिशंस पे होते हैं, फिर मुंबई में होते हैं जो टीवी से पहले होते हैं। तो 5-6 राउंड मैंने पहले उसको क्लियर किया। 6ठे-7वें राउंड में टॉप 40 में पहले मेरा चुनाव हुआ मुंबई ऑडिशन के लिए, जो टीवी पे आया था, जहाँ मैंने रात का लिए ख्वाब वहाँ पे। फिर वहाँ का भी जो सफर है मैं आपको अगर बताऊं तो वो भी एक ट्विस्ट वाली चीजें रही कि मतलब वहाँ पे टॉप 40 में मैं हुआ, वहाँ मुझे होल्ड पे रखा गया।
क्योंकि और आर्टिस्ट थे जिनसे उनको चुनना था। अच्छा। फिर टॉप 20 में मैं आया, वहां पे मुझे बैटल करना पड़ा हाँ। 8 लोगों के साथ, और एक कांटे की टक्कर कि 8 सिंगर है, लेना उनको 16 लोगों को ही था। तो उन्होंने क्या किया कि 12 लोगों को पहले सेलेक्ट किया और 8 लोगों का बैटल करवाया कि इन 8 लोगों में जो अच्छा करेगा तो उनमें से 4 को लेंगे, 4 को छांट दिया जाएगा। तो पग पग पे बैटल ही रहा मेरे साथ हमेशा हमेशा। ये लाइफ के सीक्वेंस में कह रहा हूँ आपको कि 10-11 साल से मुझे दुनियादारी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, घर की चीजें, वहां से मैं बैटल ही कर रहा हूँ एक तरह से, हर एक लाइन पे वहां भी मुझे वही चीज मिला। लेकिन वहां जब मैं सिलेक्शन हुआ, मेरा तीर मुझे जब मिला, सुरों का एकलव्य है तो वहां पे तीर मिलता है। अच्छा। सेलेक्ट होने के बाद आपको, अच्छा, हाँ, एक पूरा गोल्डन कलर का रहता है तीर, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो मुझे ऐसे मिला था। किसी पार्टी का निशान भी है बिहार में। हाँ, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, नहीं, चूंकि मैं आपको इस प्रोस्पेक्टिव पे कह रहा हूँ कि सुरों का एकलव्य है, तो एकलव्य मतलब सुरों का, हाँ, जिसने एक्चुअली वो शो ही इसीलिए था कि जो अपनी लाइफ में संघर्ष के साथ बढ़ रहा है, जो एकलव्य है, जिसके पास द्रोणाचार्य जैसे गुरु नहीं है, वो खुद अपनी संघर्ष के साथ बढ़ रहा है, उसका मोटो ही यही था उस शो का, अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे वो मिला। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, टॉप 16, 15, 14, 13 ऐसे होता गया। फिर एक समय आया जब मुझे जो सबने देखा, हमारे मिथिला के प्यारे लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो मैंने मिथिला के लिए रिप्रेजेंट किया। तो बस ऐसे ही सफर चलता रहा। मैं निकला भी, वो भी मुझे ठीक था, मेरे लिए भावुक पल था, क्योंकि मैं जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ से गया था मैं वहाँ पे, और मैं ये सोच के तो जा ही नहीं सकता हूँ कि मतलब सच बताइए सर, तो मैं जिस हालत में गया था वहाँ, जो मेरे सपने थे, मैं अगर दिल से बताऊँ तो टीवी पे आना ही हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी बात थी। वहाँ पे हमारा पहला बैटल यही था कि हम टीवी पे आ गए, टीवी पे आ गए, टॉप 5 में आ रहे हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं, वो सब दिमाग में ही नहीं रहता। लेकिन जब वहां पे हम अच्छा करने लगे तो एक ये आशा जगी कि जितना हम इस शो में आगे तक जा पाएंगे उतना हम अच्छा कर पाएंगे, और उतना हम अपना योगदान दे पाएंगे अपनी म्यूजिक में, और हमारे लोगों को ऑब्वियसली अच्छा लगेगा सबको। तो ये था, जब निकला तो दुख तो हुआ, लेकिन संतोष था मन में कि एटलीस्ट, बाकी अब अगले लक्ष्यों की तरफ। तो इसमें जब गए थे आप डीडी नेशनल में, तो आपके क्षेत्र के लोगों के सहयोग मिला था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वो हाँ, जो मैथिली परिधान में मैंने परफॉर्मेंस किया, उस परफॉर्मेंस को मैंने कैसे किया, ये एक अलग मुद्दा है। उसके लिए मुझे क्या स्ट्रगल वहां पे करना पड़ा, जो मैं, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें होता है, हाँ, कुछ चीजें होती है जो ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अब इतना भी नहीं आप करोगे तो लाइफ है ना, आपको आसानी से चीजें कैसे मिलेगी। जैसे कि मैं अगर इशारों में बताऊं तो बहुत लोगों को इस तरह से पता होता है कि बिहार का मतलब भोजपुरी नहीं, कि भाई वो गमछा ले लो और गा दो कोई भोजपुरी सा गाना, या लॉलीपॉप गा दो, नहीं, कुछ ऐसा गा दो। लेकिन मेरा ये सोच था, हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई मतलब बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। एक मैथिल बच्चा होने के नाते मेरा ये फर्ज था, मैंने अपना फर्ज जहां तक मैं कर सकता था, जो मेरी हैसियत थी, जहां तक मेरी थी, मैंने कोशिश करी कि नहीं सर, मतलब हमारे मिथिला, हमारे सीता मैया का बर्थ प्लेस है, मैं चाहता हूँ मैं उस चीज़ को प्रेजेंट करूँ यहाँ पे। और बहुत सारी प्रोसेसें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, इसके बाद बहुत कृपा रही उनकी भी कि उन्होंने हमारे भावनाओं को समझा, और उन्होंने वो हमें मंच दिया, और हमने उस चीज़ को परफॉर्म किया। उसके बाद मैंने देखा कि लगभग 1 सप्ताह तक पूरा ट्रेंड कर रहा है वो वीडियो, हर तरफ लोग प्यार दे रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे प्यार नहीं मिला तो ये फिर मेरी कृतज्ञता हो जाएगी कि मतलब मुझे अपने लोगों का प्यार नहीं मिला। तो बिल्कुल प्यार मिला, और मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से। जब आप डीडी नेशनल पे गए थे तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी सारे परफॉर्मेंस आपका देखा, और काफ़ी हम लोगों को प्राउड फील हो रहा था। और वैसे भी सबको होना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र से हो, अगर अच्छी गायकी है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो प्राउड फील होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये नहीं होता है कि कोई आर्ट को क्षेत्रीय क्षेत्र के आधार पे आप उसको बांट दे, मैं ये नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने देखा उसमें, जो आपका एक कंटेस्टेंट हो करके इतना अच्छा परफॉर्म करना वहाँ पे, और मैंने एक देखा था कि आपने मिथिला के परिधान में जो एक गाया था, हाँ, आपने जिक्र भी किया है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए 2 लाइन आप जो है सो गुनगुनाए उसको, अपने अपना गिटार रखा हुआ है उसके माध्यम से।
अवध नगरिया से चल ले बरियतिया हे सोहावन लागे, हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलै शोर, हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलै शोर, हे सोहावन लागे। और उसमें रैप था। और अगेन मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ मैं बता सकता हूँ कि ये जो रैप है ना, जो मैं गाता हूँ, जो मैंने पाउन के लिए गाया था, ये भी सोनी का ही लिखा हुआ था। अच्छा। यस। तो सोनी चौधरी झा जो है, तो हमारे मित्र, उन्हीं का लिखा हुआ था कि धन्य हुई मिथिला नगरी, आज रघुवर जी हैं पधारे। बहन सिया के लिए नारायण राम रूप धर आए। उठा न पाया जिस धनुष को बड़े बड़े सुरभूपों ने, उसी धनुष को तोड़ के भगवान वैदेही को पिया है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सिर पे सोहे मोर मणि के, नयन में जुल्मी काजल, मुख पे सोहे मुस्की चौवनिया, केश लगे घन बादल। भाल तिलक चमके जैसे चंदा, कान में भार है कुंडल है। सिया हमारी गोरी लेकिन पाहुन मिल गई सांवर। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये बहुत ही एक अद्भुत विश्लेषण था। ये जिस टाइम पे आप वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, जी, उस टाइम पे जो हम लोग देख रहे थे, तो ऐसा फील हो रहा था कि एक युवा जो यंग है और अपने क्षेत्रीय भाषा को लेकर के और अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेशनल चैनल पे, जी, जी। तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए तो और गर्व का विषय होना चाहिए, और मुझे लग रहा है हुआ भी था। जी 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 जी। बस यही कोशिश है कि अच्छा से अच्छा काम किया जाए, कि अपने लोगों को गर्व हो। और मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस प्रेम को लेकर अगर मैं कृतज्ञ हो जाऊं, तो ये फिर अपनी, मैं क्या बताऊं, मैं हमेशा से कृतज्ञता रखता हूं कि हमें प्यार मिलता है। मुझे हर जगह, मैं शोज़ भी करता हूं, जहां तक आपने देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया पे भी लोगों का जो प्यार उमड़ता है, हमारे स्टेज शो में इस तरह से भीड़ रहती है और फिर सब लोग चिल्लाते हैं निखिल निखिल, तो एक अजीब अलग सा ही आपके गायकी में भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हमने देखा है कई ऐसे गीत आपने गाया भी है। एक दहेज प्रथा को लेकर के आपने गाया था, और एक पलायन। जी, आप भी एक पलायित युवा ही हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और मैं तो पलायन का दर्द आज से नहीं, जब से मैं पलायन का तब से झेल रहा हूँ। अब बैच मुझे नहीं पता, बैच मत पूछना। बैच पता नहीं कि पलायन का बैच कौन सा है हमारा, किस बैच का। ये अभी ट्रेंड हो रहा है, इस पे हम लोग आएंगे। ये पलायन का भी बैच है, अब बिहार में सुनने में आया कि पलायन का। पहले हम लोग यूपीएससी का बैच सुनते थे। खैर चलिए, हम इन चीजों में नहीं घुसेंगे। उनका भी कहना गलत नहीं होगा, अगर देखा जाए लोगों ने उसको गलत ले लिया, शायद उस जो वर्ड्स होंगे वो स्लिप हो गए होंगे, लेकिन उनका कहना सही था। देखिए, अब मैं इस चीज पे जिक्र नहीं करूंगा, उनका जो विचार था अपना उन्होंने प्रकट किया, लेकिन आपके अंदर भावनात्मक, जो आप जो भी गाते हैं आप भावनात्मक गाते हैं। जैसे आपने एक गाया था दहेज को लेकर के, दहेज को लेकर गाया था। फिर जब आपने गिटार हाथ में रखा गया, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो लड़के जो बाहर रहते हैं, जो अपनी भूमि से बाहर रहते हैं, जरूरी नहीं कि मैं मिथिला की ही बात कह रहा हूँ, पूरे बिहार की, यूपी के जो भी लोग जो बाहर जिन्हें जाना पड़ता है अपने घर से, जिनके लिए नवरात्रि, छठ सब एक सपना का समान हो जाता है, सपने के समान हो जाता है। तो वही गाना जो आदरणीय हरिहरन जी ने गाया था मिथिला मखान मूवी में, कि आए गेलियो परदेश के मैं, उसी को मैंने कवर किया था, उस गाने को नई म्यूजिक के साथ। जो हमारे म्यूजिक बनाते हैं बीबी भाई, उन्होंने म्यूजिक दिया था। तो वो एक मतलब ऐसा होता है कि उस दर्द को जब तक आप खुद फील नहीं करोगे एज अ आर्टिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने, बहुत सारे गाने गाए हैं जो मैंने खुद से भी मुझे रिलेट होता है, तो मैंने उस दर्द को सहा है। और बहुत सारे गाने होते हैं जो मैंने उस चीज को सहा नहीं है, लेकिन उनको देख के, उनके दर्द को देख के एज अ आर्टिस्ट उस चीज को फील किया है कि अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या बोलता, एक आर्टिस्ट क्या बोलेगा। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जब दुखी होता है तो गाना ही बनता है।
नहीं, वो अपनी चीजों को और बिहार में लोग जब दुखी होते हैं तो यूपीएससी करते हाँ बिल्कुल, ये मिलता जुलता स्लोगन था। तो जैसे मैंने एक गाना गाया था जो आदरणीय हरिनाथ झा जी ने बहुत पहले गाया था उस गाने को, लेकिन मैंने जो गाया था कि एक लड़की, ये भी एक मैसेज वाली चीज ही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, उनके पति उनको छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के इन द सेंस कि कहीं कमाने जा रहे हैं, या फिर वो अगर नैहर में भी है वो लड़की, और अगर उनसे मिलने आए पहले, मुझे लगता है कि दुरागमन 3 साल 2 साल पे होता था पहले, तो वो भी एक बिछड़ने एक वो भी वही होता था ना कि पति आते थे मिलने फिर जाते थे। तो उसी में जो लाइन था कि तो वो लाइन जो मैंने गाया था, अगर आप इजाजत दे तो मैं सुनाना चाहूंगा। नहीं गा सकते हैं, तो लाइन का कोई दिक्कत नहीं। कोना पर तारी हमर खोइछा सजेलो, कौआ नहीं बजलै कि अहाँ चल गेलो, गंगा दाई के ओझा नहीं ना पराय छै, उल्हन दै सखिया जे छोड़िए हर जाय छै, उल्हन दै सखिया छोड़िए हर जाय छै, पियाजी दुलरुआ इकी केने जाय छी, हे यो पाहुन हमर करेज लेने जाय छी। तो यही गाना था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये। आपका अभी मैं जब भी लाइव में जाता हूँ इंस्टा में या फिर स्टेज में भी गाता हूँ, सब लोग फरमाइश करते हैं आगे से। तो इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मिट्टी से जुड़ी चीज़ों को गाने में, और कोशिश वही रहती है कि बस लोगों का प्यार मिले। बाकी मैथिली में भी आगे भी जो आपको ये रहता है कि मैं ऐसा गाऊं जो लोगों से जुड़ा, मतलब जुड़ा हो, कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो, जो चीज़ें लोग फील कर रहा हो। मान के चलिए अगर मैं कल को ऐसा हो जाऊं कि मैं लहंगा चोली गाने लगूं या कुछ गाने लगूं, उससे लोग क्या रिलेट करेंगे? कहीं ना कहीं पे वो संगीत के लिए भी खतरनाक होगा, हमारी सभ्यता के लिए भी खतरनाक होगा, और इससे मेरी मतलब एज अ आर्टिस्ट फिर मैं खुद को कहाँ रख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी भावनाओं के लिए गा रहा हूँ, अगर मैं मर्यादित चीजों को रख रहा हूँ आपके बीच में, तो मुझे लगता है मेरे आने वाले लोग जो हैं मुझसे भी नए, मैं तो खुद नया हूँ, मैं इस फील्ड में मुझे अभी 2 साल से मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ इस चीज़ों को, लेकिन जो अभी फ्रेश हैं, जिनको वो 2 साल का भी अनुभव नहीं है, फिर वो क्या सीखेंगे हमसे, या उनके लिए मैं क्या प्रेरणा बनूंगा। तो बस ये होता है कि लोगों से जुड़ा रहूं, लोगों के लिए मर्यादित चीज़ें लिखता रहूं, और पॉप वायरल होने का मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेरे में टैलेंट है तो कभी ना कभी कोई ऐसा गाना होगा जो बहुत अच्छे से फटेगा इन द सेंस कि हम लोग हिप हॉप कल्चर में ऐसे बोला जाता है, या फिर हिंदी में कि गाने का फटना, मतलब कोई गाना ऐसा आएगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। और मैं मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई गाना नहीं मिला है जो मेरी लाइफ को बदल दे। हालांकि अवध नगरिया ऑफकोर्स की सही में, मतलब सही मायने में बताइए तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को बदला ही है कि मुझे इतना प्यार मिला, इतना रिकॉग्नाइजेशन मिला। लेकिन एक होता है ना हर आर्टिस्ट के लिए, जैसे कि पवन सिंह जी हैं जिनके लिए लॉलीपॉप गाना इतना बड़ा हाइप है, इतना बड़ा वो गाना बना हर आर्टिस्ट में। जैसे कि अभी जुबिन दा थे, जुबिन गर्ग जी, जो कि आसाम के मतलब बहुत ही बड़े, मुझे लगता है कि उनको आसाम में ही नहीं बांध के रखना चाहिए एक आर्टिस्ट को, वो पूरे भारत के बेटे हैं नहीं, लेकिन आसामीज म्यूजिक के लिए जो उन्होंने किया, और एक गाना उनका आया था याली रहम, तो वो गाना उनका फटा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो पूरे भारत के बेटे थे। उसी तरह से एक आर्टिस्ट अपने पूरे क्षेत्र का होता है, अपने पूरे कंट्री का होता है, जिस भाषा में वो गाता है उस भाषा का वो होता है। तो सभी आर्टिस्ट को एक वो होता है ना, सभी आर्टिस्ट को एक इंतजार रहता है। आई होप कि आप समझ पाओ कि कोई ऐसा एक गाना आए जो मेरी लाइफ को चेंज कर दे। तो उस गाने के इंतजार में मैं भी हूँ, जिस दिन वो बन जाएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है और सुना भी है कि मैथिली पे रिस्ट्रिक्शन भी है, मैथिली आर्टिस्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप मैथिली ही गा सकते हैं, हिंदी इस तरह का। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि रेस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझ पर तो इस तरह के कभी भी इस तरह के नहीं हुआ। मुझे इन चीज़ों को फेस
करना नहीं पड़ा अभी तक। और अगर किसी ने बोला भी होगा मुझे कमेंट में, कई लोगों ने बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये 6 पॉकेट जींस, एक लोगों ने कमेंट, तो मैं ऐसे कमेंट को ना मैं कोई तवज्जो ही नहीं देता, मैं सच बताऊं आपको तो। क्योंकि आर्टिस्ट का कोई एक भाषा होता नहीं, मैथिली मेरी माँ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने चाची, मैं अपने मौसी की इज्जत नहीं करूंगा। और यहाँ पे सच बताऊं तो इन सब बातों से भी अगर मैं अलग करूं तो एक आर्टिस्ट, म्यूजिक एक भावना है। अगर मैं बांग्ला भी गा रहा हूँ, हिंदी भी गा रहा हूँ, गुजराती भी गा रहा हूँ, मैं उस गाने के उस मर्यादा को पालन कर रहा हूँ ना। आप देखना, बहुत सारे ऐसे गाने दूसरे भाषाओं को भी आप सुनोगे, दूसरे भाषाओं को भी आप सुनोगे, आपको गाने का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो म्यूजिक आपको, आपके दिल को जोड़ रहा होगा। तो आर्ट जो होता है ना, स्पेशली म्यूजिक, बाकी जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या फिर कुछ आर्टिस्ट हैं हमारे मिथिला में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो खुद बोलते हैं कि हम जीवन भर मैथिली गैब, हम मैथिली कलाकार छी। तो भाई हमारी भी मैथिली माँ ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं जीवन भर सिर्फ मैथिली ही गाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं दूसरी भाषाओं का गाना नहीं गा सकता हूँ, तभी मैं ये कह रहा हूँ। या तो मुझे गाने नहीं आता, या तो मुझे गाने नहीं आता, ये भी तो हो सकता है, समझ रहे हो आप? क्योंकि मैथिली में गाऊंगा, मेरी माँ है, सबसे पहले मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लूंगा, और उसी माँ से फिर मैं आशीर्वाद लूंगा कि माँ तू मुझे ये आशीर्वाद दे कि मैं और भाषाओं में भी तुम्हारा नाक ना कटवाऊं, मैं अच्छे से करूं। अगर मैं मिथिला से हूं, मैं मैथिली को अच्छे से कर रहा हूं, और कल को मैंने हिंदी में कोई अच्छा मुझे मौका मिल गया तो मैं क्यों ना करूं, आप बताओ। और अगर वहां पे मैंने अच्छा किया तो ये तो आपको भी तो प्राउड होगा, हमारे मिथिला को भी तो होगा कि हमारे मिथिला का बेटा है। तो ना मैं कभी कहता हूँ कि मैं एक मैथिली आर्टिस्ट। मैथिली में कौन आपका प्रेरणा है? अगर मैथिली या ऐसे एज ए आर्टिस्ट आप एक मैं पहले इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्योंकि ये बात बहुत ही गहन बातें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को एक आर्टिस्ट मानता हूँ। आई एम नॉट अ मैथिली आर्टिस्ट, आई एम नॉट अ हिंदी आर्टिस्ट, आई एम नॉट अ इंग्लिश आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, मैथिली मेरे लिए मेरी माँ है, तो माँ का प्राथमिकता हमेशा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं अपनी तैयारी, मैं अपने तलवार को एकदम धारदार बना के रखूंगा। तलवार से हमको याद आता है एक चीज तलवार को धारदार इन द सेंस कि मैं अपनी कला को, कि मुझे हिंदी में भी कभी मौका मिल जाए, कि जैसे विशाल सर ने कहा था कि अपने तलवार को आप एकदम तेज करके रखो, तेज इन द सेंस कि अपने गले को, अपने आर्ट को मजबूत करके रखो, जहां जो मौका मिल जाए। क्योंकि जब आपको मौका मिला, आपने मुझे बोला कि आपको एक हिंदी गाना में गवाना चाहता हूं, मेरी तैयारी ही नहीं है वो, यानी कि मेरी तलवार में धार ही नहीं है, मेरे आर्ट में वो धार ही नहीं है, तो मैं उस समय, तो फिर मैं किस्मत को मैं दोष नहीं दे सकता ना, भगवान ने तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए लाया था। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी मैथिली को प्राथमिकता के रखूं, साथ ही मैं अपनी तलवार को धार रखूं कि मुझे गुजराती में भी मौका मिल जाए, मुझे हिंदी में भी मौका मिल जाए, कहीं भी मौका मिल जाए, मैं उसके लिए तैयार रहूं। मेरे वो गाने रेडी होने चाहिए कि मुझे कहीं पे ये ना हो कि मेरे एक्सेंट में कमी हो जाए, मुझे गाने में दिक्कत हो जाए, वो ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस उस मौके के इंतजार में भी आप मत रहो, आप बस अपनी तरफ से अपने तलवार को तैयार रखो, अपने म्यूजिक को तैयार रखो, अपने आर्ट को तैयार रखो। तलवार से बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा सेंस है कि अपने म्यूजिक को तैयार रखो, अपने आर्ट को, चाहे आप म्यूजिक हो, चाहे आप डांसर हो, चाहे आप पेंटर हो, कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस समय आपको फिर वो नहीं बोला जाएगा कि युद्ध क्षेत्र में आप आ गए, अब आप अपने तलवार में जंग लगी हुई है, तो वो चीज आपको फिर वो आप हो गए गुनहगार। तो बस वो चीजें हैं। हर एक कलाकार के जीवन में एक ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। आपके जीवन में कोई? मेरे जीवन में मुझे तो आसपास ही मतलब बहुत प्रेरणा मिला, बहुत सारे संघर्षों से मैंने सीखा बहुत सारी चीज़ें। माता पिता, उसके बाद फिर जो हमारे गार्जियन होते हैं, सभी लोग में मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत ही रहे हर रूप में। लेकिन एज अ म्यूजिकली अगर प्रेरणा की बात करूं, क्योंकि एक होता है जीवन जीने के लिए आपको प्रेरणा मिले, तो आपके आसपास की चीज़ों से, फिर आपके एजुकेशन से, बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन अगर म्यूजिकली मैं देखूं तो मैं जिस तरह से मैं सभी आर्टिस्टों को सुनता हूं, लेकिन मैं सोनू निगम जी को मैं बहुत मानता हूं। उनके मैं इंटरव्यूज़ देखता हूं, हमेशा देखता रहा हूं, और ये मानिए कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। मैं मतलब म्यूजिकली अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मुझे उनसे मिला है। और वैसे मैं सभी आर्टिस्ट को सुनता हूं, लेकिन
सभी आर्टिस्ट के अगर मैं सिर्फ गाने सुनता हूँगा, लेकिन सोनू निगम जी के मैं इंटरव्यू सब कुछ मैं सुनता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक रहे हैं संगीत के रूप में। संगीत एक एज अ आर्टिस्ट। और जहाँ से आप आते हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप गाते हैं, जिस भाषा के लिए गाते हैं? मैथिली के लिए। जी बिल्कुल। मैथिली में भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं एक का नाम अगर लूँगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने सुना है लगभग सभी आर्टिस्ट अपने अपने संघर्षों से आए हैं। तो उन सब से भी ये सीखने को मिलता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से म्यूज़िक को मैथिली म्यूज़िक को योगदान दिया, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने। तो उन सब के लिए, उन सब से सीखता हूँ कि मैं भी इसी तरह से कुछ कर पाऊँ। हाँ, जिस तरह से समय की मांग हो उस तरह से आगे कुछ करूँ, मॉडर्नाइजेशन हो हमारे मैथिली में। जो आप देख रहे हो, मुझे गिटार के साथ में बैठा हूँ और मेरे वेशभूषे आपको लग रहे होंगे। इस पे भी सवाल उठता है ना आपके ऊपर, लेकिन लोग हाँ, कहते हैं वो कि मैंने आपको बोला था 6 shape पॉकेट, packet है, लेकिन 6 मैंने आपको pocket। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था जब मुझे इस तरह के कमेंट्स मिले थे, तो कि मैथिली कार्यक्रम हमने करऽ चाहे छी, हम मैथिली कॉन्सर्ट करऽ चाहे छी, हमारी सपना है। ये जो ज्ञानी लोग हैं उनको समझ में बिल्कुल आएगा, और उन्हें बहुत लोगों को तो आया भी, उन उन्होंने ज्ञानियों अप्रिशिएट भी के, किया। अगर उनके लिए आप ये दोनों में डिफिनेशन क्या है दोनों का? मैथिली डिफिनेशन कार्यक्रम, जैसे कि मैंने वही चीज़ कहा कि मैथिली प्रोग्राम इन द सेंस कि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटे या बड़े प्रोग्राम की बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये सपना है कि जैसे बंगला म्यूजिक का जो लेवल है, जो पंजाबी म्यूजिक का लेवल है, जहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं, लोग टिकट लेके आते हैं, मतलब मेरा सपना अपनी मैथिली के लिए ये है। ऐसा नहीं है कि मैं बस कहीं पे 50,000 रुपये का या 1 लाख रुपए का प्रोग्राम करता रहूं, मैं बस अपना पेट चलाऊं, अपने तक चीज़ों को रखूं। मेरा ये सपना है कि मैं हूं, या फिर मेरे से भी आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग आएंगे। देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा मैं ही रहूंगा, या ये उनको भी नहीं सोचना चाहिए जो मेरे से पहले थे, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा भी ये हक है कि मैं एक अच्छे पोजीशन पे आऊं और अपनी मैथिली के लिए कुछ करूं। जो मेरे से आने वाले लोग हैं वो भी लोग करेंगे और मेरे से बेहतर करेंगे, कम कोई नहीं करेगा। मेरा ये मानना होता है। जैसे गाना भी था ना कि मतलब मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो लेकिन मेरा एक होता है ना ड्रीम, कि मैं जहां तक मेरी जो शक्ति है, जहां तक मेरा जो सपना है, जहां तक मैं अगर मैं सपने देख रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा ये सपना है कि मैथिली प्रोग्राम और मैथिली कॉन्सर्ट में यही कि मतलब मैथिली म्यूजिक एक ब्रांड बने। जैसे हमारे बिहार की भाषा है भोजपुरी, मैं ये मानता हूं कि अश्लीलता है या जो भी है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं भी अश्लीलता के बल पे बढ़ना चाहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाषाई या बोली आधार पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ओवरऑल देना चाहता हूं कि बंगला म्यूजिक, भोजपुरी म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक, कहीं ना कहीं हम तो पीछे हैं, कहीं ना कहीं, भले जो भी चीजें हो। तो वो मेरा सपना है कि मैथिली का भी कॉन्सर्ट हो, हम कॉन्सर्ट करें। अभी मैं गा रहा था, मुझे लोग प्यार भी उस तरह से देते हैं, और अगर मैं कॉन्सर्ट के लिए सोच रहा हूं तो मैं धोती पहन के भी गाया डीडी नेशनल पे। आप उस चीजों को भी आप अप्रिशिएट किए। अगर मैं 6 पॉकेट का जींस पहन के गा रहा हूं, उसको भी आप अप्रिशिएट करोगे। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो मुझे, मेरे म्यूजिक को आप आशीर्वाद देते हो, आप मेरे गायकी, आपका ये होना चाहिए कि इसकी गायकी में मर्यादा है कि नहीं, ये जो गा रहा है वो हमारे यूथ के लिए या फिर आगे के संगीत के लिए कहीं अच्छा है कि नहीं। अगर वो चीज मैं कमी करता हूं तो उसमें आप मुझे बताओ। नहीं तो ये तो मैं चाहता हूँ कि और स्टाइलिश बने। हम चाहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा स्टाइल में रहे, पूरा होना चाहिए, एक आर्टिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो वही मेरा ध्येय है हमेशा से, और ये मेरा सपना है कि मैं इसको सिर्फ एक मैथिली प्रोग्राम तक सीमित नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे से मैं करूँ, आने वाले समय में मेरे से और अच्छे लोग आए, और करे, और मेहनत करे। हमारा मैथिली पूरे भारत, पूरी दुनिया में लोग, वहाँ के आर्टिस्ट को, जैसे पंजाब के दिलजीत दोसांझ जी का वर्ल्ड टूर होता है, हमारे मैथिली का भी। इवन मेरा सपना है कि मैं वहां पे भी गाऊं मैथिली, जहाँ पे नॉन मैथिली लोग, और मैं गाता भी हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मेरा वायरल हुआ था गाना जो मैं SSB बटालियन के साथ गा रहा था। मैं उनके साथ आंख में कजरा लगाकर, जो दिलीप भैया गाना, वो मैंने गाया। मैंने संदेशिया आते हैं गाया, मैंने हिंदी गाना गाया, सब कुछ गाया। उन्होंने मैथिली को भी उसी तरह से सम्मान दिया। उन्होंने बोला बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मीठी भाषा है। वो लोग मैथिल नहीं थे, 2-4 लोग थे जो छपरा के थे, कोई सिवान के थे, लेकिन दरभंगा, मधुबनी के या फिर बेगूसराय के कोई नहीं थे उसमें। तो उन्होंने उस चीज को प्यार दिया। तो हम उस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं,
हमारा सपना अगर है हम उसको अच्छे रूपों में, पॉजिटिव रूप में प्रेजेंट करें, क्या दिक्कत है इसमें? तो बस वही सपना है और मेरे मन में है कि मैं, ये शुभकामना है कि आने वाले लोग भी करेंगे, लेकिन अभी मेरा समय है तो अभी मैं करूंगा इसको। बात आप समझ रहे हो? ये नहीं, मैं भी ये नहीं कहूंगा कि आने वाले लोग करें, आने वाले लोग करें और बेहतर करें और चीजें ठीक होगी, लेकिन मैं अभी हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं खूब जी जान से मेहनत करूं। आपकी नजर में सफलता क्या है? सफलता वही है कि सच बताइए तो मैं क्या बताऊं, सबका अलग अलग डिफिनेशन होता है। किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो सफलता हो जाए। मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर मैं म्यूजिक नहीं कर रहा होता, मैं, तो मैं कहीं ना कहीं घुट घुट के जी रहा होता। तो अगर मुझसे आप पूछो तो मेरे लिए सफलता यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, मैं कोई ऐसा बन जाऊं कि मैं गाऊं, तो मेरा ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है मोटिव, या मेरा कोई ऐसा मन में कि सफलता का मैंने कोई पैमाना सेट किया हुआ है। मुझे यह है कि मैं अपना म्यूजिक कर रहा हूं, यही मेरी सफलता। मैं मतलब जो काम आप करना चाहते थे, काम नहीं, जो पैशन, जो जिस चीज से आपको प्यार था वो आप कर रहे हो, यही आपकी सफलता है। अब इसमें जनता को डिसाइड करने दीजिए कि वो आपको कितना प्यार देते हैं, आपके इस काम में कितना दम है, आपके इस पैशन में। आपके दिल की जो आवाज है वो निकल के मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच पाती है अगर, तो यही बहुत बड़ी सफलता है। फिलहाल जो पहली कड़ी है सफलता की, वही है कि आप जो कर रहे हो, जो आपका पसंदीदा चीज है वो करो बस, और खुश रहो, भगवान को याद करो, थैंक यू बोलो। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि आप जब मंच पे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो लोग खूब तालियां बजाते रहते हैं आपके। जी बिल्कुल, सामने प्यार है सभी का। लगता है कि दर्शक झूम रहे होते हैं। उस टाइम पे आपके दिल में क्या चलता रहता है? बस मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं क्या बताऊं, अपकमिंग स्टार, ये वो बहुत तरह कमेंट्स जो आते हैं कि हमारा महादेव भाई बहुत नीक भाई, बहुत नीक केलों। उसके बाद फिर शो के बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज आना कि बहुत अच्छा किया भाई आपने, हम लोग खूब झूमे आपके गानों पे। ये सब सुन के ना, मतलब एक लगता है कि इससे बड़ी चीज क्या है। फिर वो रात याद आती है आपको जिस रात आपने रोया था? हाँ, वो चीज कभी कभी याद आती है। तो मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे सेंसर हो जाएगा, तो कभी कभी मैं उन लोगों को मैं कोस देता हूँ लेकिन फिर कभी कभी मैं थैंक यू भी देता हूँ कि अगर वो उस दिन मैं नहीं रोते तो शायद पैशनेट में था, शुरू से था। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कुछ दर्द होने चाहिए, को आप गलत नहीं कह सकते हैं। हाँ, सही बात। क्योंकि बुरा वक्त हो सकता है, आपको सही वक्त एक दिन दिखाएगा, वही आपके साथ हुआ है। अभी तक किसी के साथ आपकी जुगलबंदी, जो अभी तक आपने जुगलबंदी जो गाते हैं, जैसे स्टेज पे डुएट होता है, डुएट में किसी ऐसे सुप्रसिद्ध गायक के साथ आपने जुगलबंदी की हो, चाहे वो किसी भी भाषी या किसी भी बोली के हो? नहीं, वैसे तो हमारा टीम है द शंकरा लाइव म्यूजिक। तो मैं आपको बताऊं कि भोलेनाथ की कृपा है कि जब मैं और सोनी परफॉर्मेंस करते हैं, डुएट परफॉर्मेंस, उसको बहुत लोग प्यार देते हैं। सब लोगों का आशीर्वाद होता है हमारे डुएट परफॉर्मेंस पे, जो हमारी खुद की टीम का ही परफॉर्मेंस होता है। इधर अगर मैं ऐसे बताऊं तो डीडी नेशनल पे मैं था, तो वहाँ पे आदरणीय महावीर सर आए थे, जिनके साथ मैंने रैप गाया था, वही सीता मैया का। तो वो मेरा जुगलबंदी था जो मेरे लिए बहुत ही खास था। और इधर अगर मैं मैथिली में देखूं तो अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला, या फिर वैसा स्टेज भी मुझे शेयर करने को नहीं मिला कि कुछ ऐसा। हाँ, एक वीडियो मैंने दिलीप भैया के साथ गाया था, जो राधे भैया जी का लिखा हुआ गीत था, जे प्रेम गली गले ने कहियो प्रीतम के ठिकाना, ऐसा कुछ। हालांकि वो पैरोडी गाना ही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें मैं पैरोडी गानों का हमेशा से खिलाफ रहा हूँ। लेकिन वो गाना मैंने गाया था आदरणीय दिलीप भैया के रिस्पेक्ट के लिए, आदरणीय राधे भैया जो कि मेरे बड़े भैया हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपने बड़ों के रिस्पेक्ट के लिए कुछ चीज़ों को आप, मतलब आपको एज अ आर्टिस्ट भी। लेकिन हाँ, पर्सनली मैं पैरोडी गानों को आई डोंट लाइक। कि अगर मुझे पैरोडी गाना होता तो मुझे लगता अब तक मैं 100 गाने गा चुका होता और मैं पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हो गया होता। लेकिन मुझे याद आया इस किस्से से, इसलिए बताया कि हालांकि वो पैरोडी गाना ही था, क्योंकि अभी कमेंट बहुत लोग कर सकते हैं ना कि आपने तो पैरोडी गाया था। हाँ, तो वो मैंने भैया के साथ गाया था। जमशेदपुर में हम लोग कार्यक्रम करने गए थे ना, अलग अलग तरह से उनको भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था, तो विद्यापति समारोह में।
तो वहीं पे हम दोनों भाई ने गाया था। तो सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, अभी तक उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। अभी आपने पैरोडी का चर्चा किया। जी 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 जी। पैरोडी की बात करें तो मैंने इससे पहले भी कई पॉडकास्ट किया है जी। जिसमें मैथिली गायिका भी थी। तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि आखिरकार मैथिली गायिका को पैरोडी क्यों बोला जाता है, कि ऐसा क्या है। तो कुछ तो समर्थन कर रहे हैं, कई सारे लोगों का जो कमेंट्स आया वो समर्थन में आया, लेकिन कई लोग उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। आपका इस पे क्या विचार रहता है? देखिए सर, मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि क्लियर कट जो बात है, पैरोडी का मैं स्टार्टिंग से ही विरोध करता हूँ। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जो ये चीज़ कहते हैं कि पैरोडी हमारे खून में है, हमारे दादा परदादा से मिला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो इससे अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें आप कह के बच नहीं सकते हो कि हमारे दादा परदादा से, हमें सीनियर आर्टिस्ट से वही मिला तो हमने वो गाया। अगर आपको सीनियर आर्टिस्ट से मिला है तो आप उस चीज़ को चेंज करो ना। हर म्यूजिक का अपना अपना एक रस होता है। अगर मैं कोई हिंदी गाने का धुन गा रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर मैं किसी हिंदी गाने का धुन गा रहा हूं मैथिली में, कोई दूसरे राज्य का लोग सुनेगा, अरे ये तो ये गाने का था ना, ये गाने का था ना। आप बताओ कि वहां पे मैंने अपने मैथिली को रिप्रेजेंट किया? बिल्कुल नहीं किया। वो लोग तुरंत वहां पे हमें पकड़ लेंगे कि अच्छा ये गाने का तुम गा रहे हो ना, अच्छा वो मैंने गाना हिंदी सुना था। तो बहुत लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए जो मेरे सीनियर हैं, और मुझे कभी कभी हंसी भी आती है उनकी बातों पे, लेकिन मेरे रिस्पेक्टिव हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि, और बड़े भी हैं उम्र में, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी रखनी पड़ती है। वो थोड़ा सा वो भी एक मतलब उम्र का भी वो देखना पड़ता है कि हमारी जो छोटी में बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्य बात बोलना चाहिए कि आप पैरोडी से ये सब चीज़ बोल के नहीं आप बच सकते कि हमें अपने बाप दादा से मिला है, ये मिला है, वो मिला है, इसी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सब चीज़ नहीं होता। आप बिल्कुल, हाँ, ट्रेडिशनल गीतों के साथ आप करें एक्सपेरिमेंट, उसमें आप करें ये चीज़ें, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को छाप रहे हो, किसी बॉलीवुड गाने को या कहीं पे भी छाप रहे हो, ये मुझे नहीं लगता कि हमारे मैथिली म्यूजिक को या फिर दुनिया के किसी भी म्यूजिक के लिए ये ठीक है। तो और जो बाकी म्यूजिक है वो भी तो कॉपी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मैं किसी भी तरह के इस तरह की चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसी बात नहीं है, मैंने स्टेज शो में लोगों के कहने पे बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जो पैरोडी हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है वो गवाही नहीं देता। अगर मैं अपना ओरिजिनल्स निकालूंगा, चाहे उसके व्यूज कुछ भी हों, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर मैं ओरिजिनल निकालता हूँ तो व्यूज नहीं आता है। अरे भाई, आप लगे रहो ना, 10 में व्यूज नहीं आए, 20 गाने निकालो, 50 गाने निकालो। आदरणीय हिमेश रेशमिया सर ने कहा था कि भाई तुम 100 गाने निकालो, 99 गाने फ्लॉप हो जाएंगे, एक ऐसा होगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, और उसके बाद फिर लोग तुम्हें सुनना शुरू कर देंगे। तो अगर मुझे जल्दी लोकप्रिय होने का होता तो मैं भी बहुत सारे गा सकता था, लेकिन अभी तक बस कोशिश यही है। तो मैं जिनकी सबके विचार हैं, मेरे लिए सभी बड़े हैं, तो मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। कि हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कि हम मतलब अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आप ये एक्सक्यूज़ मत दो कि हमें बाप दादा से मिला है, पैरोडी तो हमारे खून में है। ये सब चीज़ नहीं कहना चाहिए कभी भी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा बचकानी लगती है कि हमें बस ये कहिए कि हम कोशिश करना चाहते हैं इस चीज़ में। अगर हम नहीं कर पाए तो आने वाले बच्चों पे हमें भरोसा है कि शायद वो लोग कुछ करें। आप जब डीडी नेशनल में गए थे वहाँ पे उस कार्यक्रम में, तो मैथिली कलाकार लोगों का सहयोग मिला था आपको? बिल्कुल, बिल्कुल मिला था। कुछ लोग ऐसे थे और जिनका सहयोग, जिनका प्यार मिला था, सभी लोग, जैसे कि आदरणीय दिलीप भैया, आदरणीय माधव भैया, पर्सनली इन्होंने पोस्ट करा था। जूली जी, इन्होंने भी पोस्ट करा था। और सभी मतलब लगभग मैं इन लोगों का नाम इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये लोग सबसे पहले लोग थे। मैंने सबसे पहले दिलीप भैया का पोस्ट देखा था जब मैं रिहर्सल के लिए मैं जा रहा था, तो मुझे किसी ने भेजा था कि दिलीप भैया ने आपके लिए पोस्ट करा है। तो मुझे, देखिए, अगर वो पोस्ट नहीं भी करते तो ना उनका कुछ बिगड़ता ना मेरा कुछ बिगड़ता, जो क्लियर कट बात है। लेकिन उन्होंने वो पोस्ट करा, इसका मतलब है कि मेरी भावना जो है उनसे, मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये चीज है ना कि उन्होंने उस चीज को सपोर्ट करा, उन्हें ये प्राउड हुआ
कि मेरे बीच का बच्चा मेरा छोटा भाई, उसी तरह से जूली जी ने किया था, माधव भैया ने किया था। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा था। बहुत लोग ऐसे भी थे जो बस डींग हाँकने में रहते हैं। वो खुद बोलते हैं कहीं पे जाके कि मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। वो खुद नहीं करते हैं सपोर्ट लोगों का। शुरुआत तो हम खुद से करेंगे मतलब ना। आपसी कहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो है कि मैथिल गायक गायिका आपस में सामंजस्य नहीं है। नहीं, बस मुझे वो ऐसा, हिंदी मैंने में। आपको क्या बोला कि जूली जी या फिर माधव भैया या फिर दिलीप भैया या फिर और जो भी लोग थे, मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने किया था सपोर्ट मुझे, लेकिन ये तीनों जो थे, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, इनका मुझे सबसे पहले दिखने को मिला था पोस्ट, तो मुझे याद है इनका नाम। बाकी लोगों ने नहीं किया या किया तो सामंजस्य मैं ये भी नहीं कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन कई जगह मैं ये सुनता हूँ ना कि बोलते हैं कि मिथिला में सपोर्ट नहीं मिलता या सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि सपोर्ट की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। बिल्कुल। सपोर्ट लेने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस काबिल बन सके तो हम सपोर्ट करने वालों में से बने। समझ रहे हो आप? मैंने पहले ही कहा कि अगर ये लोग नहीं भी करते मुझे सपोर्ट, तो ना इनको कोई फर्क पड़ता ना मुझे कोई फर्क पड़ता। मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। महादेव का सेवक हूं, मुझे बस इतना पता है कि मेरी मंजिल मुझे मिलेगी, मैं मेहनत कर रहा हूं तो। लेकिन जब आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो, एक बड़े के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक कलीग्स के तौर पे, तो अच्छा लगता है सामने वाले को। अगर मैं अपने आने वाले आर्टिस्ट को सपोर्ट ना करूं, ना मैं समझूं, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर उनके दिल में वो चीज तो होगा ना कि भाई ये बातें तो करता है, मैं आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, उनको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन उसके मन में तो होगा ना कि भाई ये बस बोलता ही है। समझ रहे हो आप? तो वो चीजें होती है। बाकी जो लोग नहीं भी किए, उनकी भी कोई मजबूरी होगी या फिर मेरा टैलेंट उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और उनका मैं दिल से आभारी हूँ, हमेशा रहूंगा। जिन्होंने नहीं भी किया, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। एक मतलब एक सीनियर के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक सीनियर के तौर पे मैं जब भी मिलता हूँ सभी के मैं पैर छूता हूँ। फिर मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन मुझे सपोर्ट करता है, कौन मुझे नहीं करता है। अब जब वहाँ से डीडी नेशनल से आप आए थे वापस, जब अपने गांव समाज में गए होंगे आप, बहुत सम्मान मिला होगा आपको? हाँ, जहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच बताइए तो, चैनल पे गया था। सच बताइए ना तो मुझे, अब मैं पर्सनली बताऊँ आपको, तो मुझे अब पूरा मिथिला ही मेरा परिवार लगता है। कि मैं जहाँ भी जिस गांव में जाता हूँ, भैया यहाँ तक पाग पहिर का, धोती पहिर का। हालांकि सच बताइए ना तो दिल से मैं कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े भूप हैं हमारे मिथिला में, इतने अच्छे अच्छे माँ मिथिला के सपूत हैं। उस हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या ही कर लिया। बात आप समझ रहे हो? पाग धोती पहनना तो मैंने कोई उपकार थोड़ी कर दिया मैंने। पाग धोती तो हमारे सभ्यता में है। अगर मैंने धोती पहन लिया तो मैंने कोई उपकार नहीं कर दिया। लेकिन उन्हें इतना ये प्यार हुआ कि इस मतलब एक बेटे के तौर पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि हाँ, इस बच्चे में ये सिंसियरिटी है कि अपने क्षेत्र पे नहीं, बस वही है और क्या है। तो वो उसके लिए मुझे अप्रिशिएशन मिला, बहुत ही प्यार मिला सबका, उसके लिए मैं आभारी हूँ सबका। गाँव में तो सभी को खुशी है। मिथिला के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना हो आपको तो क्या संदेश देंगे? देखिए सर, मैं इतना तो बड़ा हूँ नहीं कि मैं मिथिला के युवाओं के लिए संदेश दूं, लेकिन हाँ, जो लोग चाहे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफ चीज़ है, लोगों को लगता होगा डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी, मैं सबका सम्मान करता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफ चीज़ है किसी आर्ट को चुनना, उसके लिए फिर आसपास के आलोचनाओं को सहना। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो चूंकि ये पॉडकास्ट हमारा हिंदी में है, तो मैं मिथिला के लोगों के लिए ही क्यों, जो हमारे युवा भाई, हमारे जो भी देख रहे होंगे बिहार के अन्य कोनों से या दूसरे स्टेट से भी देख रहे होंगे, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका लक्ष्य है उस पर डटे रहें। हम भी अपने लक्ष्य पे डटे रहे थे, अभी भी डटे हैं, और अभी भी लाइफ में हमने कुछ नहीं उखाड़ा है, बस कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करें। लेकिन हाँ, जो प्यार मुझे मिला है मिथिला में, और जहाँ तक जो भी मैंने 1-2% अपने ड्रीम्स को अचीव किया है, तो बस वही था कि निरंतर लगा रहा, आलोचनाओं पे ध्यान नहीं दिया, अपने म्यूज़िक को रखा। मुझे पता था कि मैं म्यूज़िक ही कर सकता हूँ, अभी भी मुझे पता है कि मैं म्यूज़िक के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर पाऊँगा। म्यूज़िक मेरे लिए सांस की तरह है। जिस चीज़ ने मुझे जीवन दिया, तो हर एक इंसान का एक ड्रीम है, आप उसके प्रति लगे रहें, अच्छी चीज़ों में जाएं। और युवा हैं तो चूंकि मैं बताना चाहता हूँ कि बस फोकस रहें अपनी चीज़ों पे और लगे रहें। आलोचनाएं होंगी ही,
बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारे सभी भाई हैं तो राजनीति सब में बेहतर आपको इंटरेस्ट है? नहीं सर। कभी आपने कॉलेज लाइफ में या कुछ ऐसे छात्र राजनीति करी हो? हाँ, जब मैं 12th में था, 11th में था, तो मैं एक सेवा के भावना से जुड़ा था, जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोग जुड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिथिला का ही संगठन है। तो वहाँ से ही हम लोग जुड़े थे, और चूंकि माँ मैथिली के प्रति, और मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो हमारा हमारा मिथिला भी एक राज्य बने, उसका मैं स्टार्टिंग से ही मेरे मन में है। अच्छा, आपको आप पता है कि मिथिला जो, राज का हाँ समर्थन बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। हम्म, और मैं आपको इशारों में बताना चाहता हूँ कि उससे जुड़ी जो मूवमेंट होती है उसका भी मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। गणतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने हक को मांगना चाहिए। हम्म, और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं आर्टिस्टिक व्यू से उसको सपोर्ट करता हूँ। एक आर्टिस्ट क्या कर सकता है अपने गानों से, अपनी चीज़ों से, और मैंने गाया भी है। तो बस मेरे लिए वो इमोशन, भावना की चीज़ है। बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, जी जी। और इससे पहले भी कई क्षेत्रों में आर्टिस्ट या कलाकार या अभिनेता राजनीति में आ जाते हैं। और अभी एक बहुत गर्म मुद्दा है आपके क्षेत्र में, बिल्कुल मिथिला में, कि एक आर्टिस्ट है जो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लोग, मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध हो, आपको करने का अधिकार है, लेकिन कुछ अमर्यादित शब्दों से विरोध किया जाता है। ये आपके नॉलेज में है? आपको पता है ये चीज़? देखिए सर, वैसे तो मैं भी मिथिला से हूँ, तो कहीं ना कहीं हम सबको पता होता है कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा होता है। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर बताऊँ तो ये बात सही है। अगर आप एक गार्जियन के तौर पे आप किसी आर्टिस्ट को, या मुझे ही कल को अगर मेरा ही मति भ्रम हो जाए और मैं अपने म्यूजिक को छोड़ के, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी आर्टिस्ट को गलत नहीं कह रहा हूँ कि मैं मति भ्रम या ऐसी कोई बात नहीं है। ये देश आज़ाद है, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो राजनीति में आए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने म्यूजिक को अपना जीवन मानता हूँ। तो अगर मान के चलिए मैं इसको मति भ्रम कहता हूँ अपने लिए, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, अगर मेरा मति भ्रम हो जाए कि मुझे नेता बनना है या कुछ भी बनना है, तो आप हमारे बड़े भैया हैं, या फिर जो हमारे गार्जियन है हमारे मिथिला के, उनको पूरा हक है बोलने का। अगर वो मेरे लिए सही नहीं है, या फिर बेटा तुम अभी म्यूजिक पे ध्यान दो, ये सब चीज़ मत करो, या फिर तुम्हें अगर चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो, लेकिन हाँ उसमें एक मर्यादा होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि नचनिया गवनिया, कल तक आप कह रहे हो कि मिथिला का बेटा या मिथिला का बेटी, गर्व हो तुम, ये हो वो हो, आज कह रहे हो कि नचनिया गवनिया, ऑर्केस्ट्रा वाला, तो ये शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी आप ही के हैं, हम भी तो आप ही के हैं ना। आप किसको कह रहे हो? आप मुझे कह रहे हो तो आप अपने छोटे भाई को कह रहे हो, आप किसी और को कह रहे हो तो आप अपनी मतलब बहन बेटी उसी को कह रहे हो ना। हम तो आप ही के हैं ना। अगर हम अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाए, और हमें अगर इस बात का लगे कभी कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, या फिर मैं अज्ञानता बस उस चीज़ को ना भी मानूं, तो आप चाहोगे स्टार्टिंग की आप समझाओ मुझे, आप मुझे कान भी पकड़ो, आप मुझे बताओ, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बच्चों से थोड़ा सा मर्यादित रहें, उस भाषा का यूज़ ना करें, क्योंकि हम भी एक आर्टिस्ट हैं, हम मेहनत करते हैं और हमें अपनी भाषा से बहुत प्यार है। अगर आपको 3 शब्दों में अपनी जिंदगी को बतानी हो तो क्या कहेंगे? 3 शब्दों में अगर बताना हो तो महादेव, संगीत, प्रेम, बस यही 3 शब्द आपके हाँ, लिए? इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं है दुनिया में। अकेले आपको जाना है इस दुनिया से, और बस टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे तो महादेव जी को मैं मानता हूँ, लेकिन आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जिनके भी हैं, बस उनको आप पकड़ के रहो, अपने पैशन से प्यार करो, और प्रेम इन द सेंस कि आप प्रेम पाओ, प्रेम बांटते रहो हर जगह, सबका आशीर्वाद लो, किसी का भी बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। अगर कभी लगे मुझे कि मुझसे गलती हुई है तो क्षमा मांगने में भी देरी नहीं करना चाहिए, और बस यही है। और क्या है, मतलब अकेले आना है, अकेले जाना है, तो यही है बस लाइफ का दी है। और म्यूज़िक करते रहें, जब तक जिंदा रहूं म्यूज़िक करता रहूं। कोई भी मतलब लाइफ की में ऐसी कोई मजबूरी ना आए जो मुझे म्यूज़िक से दूर करे। अंत में जाते जाते हम चाहेंगे आपसे 1-2 लाइन सुनना, जो आपके जीवन का अभी तक का जी सबसे प्यारा संगीत रहा हो, जो लगा हो आपको कि हमारे दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसको।
वैसे तो बहुत सारे गानों का है, लेकिन चूंकि हमारा पॉडकास्ट जो है वो सिर्फ मिथिला या बिहार तक सीमित नहीं है। हम इतने बड़े मंच पे हैं कि यहाँ पे हम भारत की जो भाषा है, हमारी राजभाषा हिंदी, उसमें हम हैं, तो हम मिथिला के साथ साथ बिहार और बाहर के बाहर के म्यूजिक पे भी बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हिंदी का गाना है वही मैं आपको 2 लाइन सुना दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल। तो मैं इसको 2 लाइन ही गाऊँगा। जो गाना मैं हमेशा से मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब रहा, जब भी मैं परेशान हुआ, जब भी मैं खुश हुआ, तो मैं गाता रहा था। तो एक गाना था जो हमारे आपके पिताजी सबके समय से भी पहले का एक मूवी था, उसमें गाना था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव आती, सुख है एक छाँव ढलती आती है, जाती है, दुख तो अपना साथी है। ये लाइन मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाकी अगर मैं मैथिली का गाना करूँ तो बहुत सारे गाने हैं जो मुझे दिल से सुकून देता है। उसी बीच में मैं एक गाना है जो मैं गाता रहता हूँ हमेशा कि यो नारद कतेक बुझा हम कहलो, गौरी लके हनवरन लो यो नारद। यही जैसे गाने हो गए और बहुत सारे गाने जो महादेव को अर्पित किए जाते हैं वो, और बहुत सारे गाने हैं जो हम उनमें से हमने उसका किया भी है स्टूडियो वर्जन, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और साथ ही जब मैंने इस गाने को गाया तो मैं आपको ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मैंने मैथिली में सबसे पहले किसी फीमेल सिंगर को सुना था तो वो आदरणीय कुमकुम मिश्रा जी ही थे, जिनका मैंने उपनयन मुंडन के गाने सुने थे। उसके बाद मैंने उनको सुना था ये गाने। एक गाना है मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनमा, आदरणीय शारदा जी की आवाज़ में भी बहुत ही प्रचलित है। लेकिन सच बताऊं तो मैंने सबसे पहले कुमकुम जी की आवाज़ में ही सुना था। तो मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एज अ फीमेल आर्टिस्ट मैथिली में कुमकुम जी भी मेरे आदर्शी हैं। और बाकी ये जितने भी गाने हैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी को सुनता रहूँ और सबका प्यार पाता रहूँ, आशीर्वाद पाता रहूँ। अब हम लोग पॉडकास्ट के अंत में हैं जी। अब मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे जी कि आपने जो भी संघर्ष किया अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं, जी। इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो आपका साथ दिया होगा, बिल्कुल। और कई ऐसे लोग होंगे जो आपके पैर भी खींचे होंगे। ऐसे होता है कि जो साथ देते हैं कुछ विरोध भी करते हैं उस चीज़ का। तो अगर उनके लिए 2 शब्दों में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? सर मैं इतना ही कहूँगा कि जिन्होंने मेरा पैर खींचा वो तो मुझे याद ही नहीं है। तो जितने भी लोग थे जो हर क्षेत्र में, चाहे वो मधुबनी का आदर्श क्लब हो, चाहे वो मेरे मामा गांव के लोग हों, और चाहे वो मेरे गांव के लोग हों, चाहे मैं दिल्ली में था या फिर मुंबई में था रियलिटी शो में, मैं सभी लोगों को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे शब्दों से ही, क्योंकि जब इंसान टूटा होता है तो शब्द भी बहुत बड़ी चीज़ें होती है, तो शब्दों से भी, और जो धरातल पे भी हमारे सपोर्ट, जिन्होंने मुझे मंच दिया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, या फिर जो मिथिला के ही संस्थाएं हैं जो मुझे बुलाते हैं, जो वो भी तो सपोर्ट है। उससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा कि हमें मंच देते हैं, इतने बड़े बड़े मंच पे बुलाते हैं। तो एक एक लोगों का मैं मतलब सबका नाम लेना बहुत ही कठिन होगा, तो मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने निखिल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और बस मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँ और अच्छे म्यूज़िक में दे पाऊँ कि आप लोगों को भी प्राउड हो मुझ पर। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा किसी कारणवश, मैं ये समझता हूँ कि उनकी भी कोई मजबूरी होगी, या फिर मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ, मुझे याद ही नहीं है। मैं बस पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, और फिर जो आने वाले समय है उसमें भी तो लोग हमसे जुड़ेंगे, मुझे प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो उन सबको भी, सबके लिए मेरा प्यार रहेगा, सबके लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद ही दूंगा। आपको इस पॉडकास्ट में आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दिल की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लाइफ में मैंने कभी कहीं पे शेयर नहीं किया, और शायद आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि जो एक इंसान होता है स्वाभिमानी, उसको सिंपैथी नहीं चाहिए होता है, उन्हें आपका आशीर्वाद चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, दया नहीं चाहिए होती। तो हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छा म्यूजिक दें,
मेन हमारा कर्म क्या है, म्यूजिक है। हम इसी से आपका प्यार पाएं, जो आपको लगे कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है, हमारी मेहनत आपको हमारे गानों में दिखे। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज पहली बार मैंने इस मंच पे आपने मुझे मौका दिया और मैंने बताया, और मुझे लगता है कि आप जैसे जो हमारे बड़े भैया हैं वही मुझसे ये सब चीज़ें निकलवा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कंफर्टेबल की भी बात होती है कि हम कहाँ पे कौन चीज़ रख सकते हैं, कहाँ पे मेरी भावनाओं को समझा जाएगा, इज्जत दी जाएगी। तो मुझे कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे एक ये भी विनती करना चाहूँगा कि आने वाले जो हमारे युवा हैं, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि मैथिली के लिए और अच्छा करेंगे हमारे साथ मिलके। और मैं बार बार आने वाला क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी तो आने वाला ही हूँ मैं कौन सा अभी आके बहुत बड़ा कुछ मैंने तीर मार लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरे से भी जो मतलब जूनियर इन द सेंस कि उम्र में जूनियर हैं और वो शुरुआत कर रहे हैं म्यूजिक का, तो उन सबको भी आगे मैं चाहता हूँ कि नए नए टैलेंट सबको आप लाएं यहाँ पे, उन्हें मंच दें और उनकी भी जर्नी को सुना जाए। साथ ही जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो सब भी आते रहें, क्योंकि उनका भी अनुभव हमें मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। तो बस यही कहूंगा। बाकी मैं अपने लिए दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। हमारे दर्शकों के लिए अगर 2 लाइन आपको कहना, कुछ 2 शब्द। दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आदरणीय मनीष भैया ने हमें इस मंच पे बुलाया आप सबके बीच में, तो जैसे मैंने इनका धन्यवाद व्यक्त किया, आप लोग भी धन्यवाद उसी तरह से धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मंच भैया ने हमें दिया है, लेकिन सुन तो हमें आप ही लोग रहे हो। नहीं, भैया एक माध्यम है जिनके माध्यम से आप लोगों के बीच में मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपनी बातों को रखा। और अब आप लोगों की बारी है कि अपना प्यार बनाए रखें, और कभी कोई त्रुटि हो, कभी कुछ हो तो मुझे मार्गदर्शन भी करते रहें, और कमेंट्स ज़रूर करें, गानों को सुनते रहें। और बस, और मैं क्या कहूँ, बस इनका प्यार मिल जाए। तो दोस्तों, हमारे साथ थे निखिल महादेव झा। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं, वो इस मिट्टी का खुशबू है, उस युवाओं का प्रेरणा स्रोत है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन्होंने अपनी दम पे, अपनी काबिलियत से और अपने संघर्ष से आज इस मुकाम को पाया है। तो इनके पॉडकास्ट को आप लोग देखिए और इनसे प्रेरणा लीजिए, और हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।